नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वो कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल भी टोटल कंप्लीट हो चुके, कुछ पहले करा दिए थे और कुछ कल लास्ट में जो 2 न्यूमेरिकल बचे थे वो करा दिए थे। मेरे कहने का मतलब है कि हम आज नए चैप्टर की शुरुआत करते या करेंगे। बेसिक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, है ना। एकदम समझ में स्टार्ट में नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। शुरुआत की छोटी छोटी बातों को समझना है। ये छोटी छोटी बातें फिर अपने आगे काम आएंगी और इस चैप्टर को सरल करने का काम करेंगी, है ना। ये जो चैप्टर चालू हो रहा है इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो सब करंट के कई प्रकारों में ये भी एक प्रकार है ना। ये एक विशेष प्रकार है ना। इसका एक पूरा चैप्टर ऐसे तो पढ़ने में आपने प्रेरित धारा भी पढ़ी है, वो भी धारा का ही एक प्रकार हुआ। आगे आप विस्थापन धारा भी पढ़ोगे, वो भी धारा का एक प्रकार ही हुआ। आपने भंवर धारा भी पढ़ी, वो भी धारा का एक प्रकार ही है। और आगे प्रकाश विद्युत धारा भी पढ़ोगे, वो भी धारा का एक प्रकार ही हुआ। लेकिन ये विशेष है ना। इसको शॉर्ट लेटर से लिखना चाहिए ऐसी। हालांकि ऐसा कोई इस पे अपने को फोकस नहीं करना कि शॉर्ट लेटर से लिखना चाहिए, आप कैपिटल लेटर से भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि एक नई धारा की शुरुआत आपके सामने की जा रही है, तो फिर ये आपको समझाया जाए कि फिर अभी तक जो चल रहा था वो क्या था। यानी आपने धारा विद्युत की में पढ़ा, तो फिर कौन सी धारा थी, है ना। तो सब एक छोटा सा पहला जो पैराग्राफ होगा वो ये समझाने के लिए होगा कि हमने जो पहले पढ़ा था, पहले का मेरा मतलब समझ ही होंगे कि जो हम पढ़ते आए, जैसे व्हीटस्टोन सेतु में हमने सेल लगाया, बैटरी लगाई और एक धारा प्रवाहित हुई। विभव मापी में, मीटर सेतु में, और भी जो भी हमने सर्किट बनाए जिनमें हम धारा प्रवाहित की, तो वो फिर वो कौन सी धारा थी। तो स्वाभाविक है कि पहले उस एक पैराग्राफ से उस धारा को समझ लेते हैं, ताकि फिर इसको समझना तुलना के द्वारा अच्छा रहेगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। भाई डायरेक्ट में इसको ही पढ़ाऊंगा तो इसके सामने इसका कोई ऑप्शन तो रखूं ना। मैं ऑप्शन रखूंगा तो आपको ये कंफर्टेबली उससे तुलना करने पर जल्दी समझ में आएगी। तो सब एक पैराग्राफ में आपको देता हूं दिष्ट धारा का, फिर उसके बाद मैं चालू कर दूंगा प्रत्यावर्ती धारा। तुलना में चलेंगे, अच्छा रहेगा ना। तो सब प्रत्यावर्ती धारा न पढ़ाकर पहले मैं आपको फोकस करना चाहता हूं दिष्ट धारा पर, है ना। अंग्रेजी में इससे अपन कहेंगे डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, यानी डीसी। ठीक है सब। अब ये कौन सी धारा है, हमने कौन सी पढ़ी, वो स्वतः क्लियर हो जाएगा ना। तो सब दिष्ट धारा, पहला काम डेफिनेशन देने का है। तो सब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। वह धारा जिसकी दिशा मान में चेंज हो सकता है, मान में चेंज हो सकता है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं दिशा पर। वह धारा जिसकी दिशा समय के सापेक्ष
अपरिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है। तो सब मेरी परिभाषा में एक बात बड़ी विशेष रूप से कही गई है कि जिसकी दिशा समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हो, मतलब दिशा उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, उससे हम दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर? अब मेरी बातों को ध्यान से समझना है ना। पहली बात, अगर दिशा के साथ साथ मान या परिमाण भी नियत रहे समय के साथ, तो उससे फिर हम समदिष्ट धारा कहते हैं। देखो आप, इसमें सब कोई भी बात इस चैप्टर में आपको समझाई जाएगी, तो आप ये ध्यान रखना, बेहतर आपको समझ में आएगी वो ग्राफ से, है ना। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा इस चैप्टर की बात आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो आप डिमांड कीजिएगा हर चीज का मैं ग्राफ बनाऊं, है ना। ये देखो सर, अब इसमें धारा का मान भी क्या है, नियत है ना। दिशा तो आप देख ही रहे कि ओनली किस में, ये प्रथम पाद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ग्राफ है, तो दिशा तो चेंज हुई नहीं, है ना। और मान भी समय के सापेक्ष नियत है, इसको कहते हैं समदिष्ट धारा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साहब समय के साथ मान में परिवर्तन हो, यानी जैसे ये देखें आप, ये मान बदल रहा है। ये भी हो सकता है कि साहब ये जैसे मान लो ये देखो, मान कम ज्यादा हो रहा है, तो मान बदल रहा है, मान कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन है तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब दिशा तो नहीं बदल रही। इसे भी आप दिष्ट धारा ही कहेंगे। हाँ, ये है कि इसे आप कह देंगे परिवर्ती दिष्ट धारा, है ना। या आप कह देंगे असमान दिष्ट धारा, असमान दिष्ट धारा। ठीक है साहब, थोड़ा पैशनेट होकर चले। ये आपकी होगी समदिष्ट धारा, समदिष्ट धारा। मतलब मेरे इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से एक सीन क्लियर हो जाता है कि साहब वह धारा जिसकी दिशा समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, उससे हम दिष्ट धारा कहते हैं। इसका मतलब इस धारा की आवृत्ति शून्य है, क्योंकि इसकी दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलती। विशेष रूप से याद रखना कि डीसी की फ्रीक्वेंसी शून्य होती है। चलो सब, ये तो पैराग्राफ हो गया धारा का। अब जब धारा की बात कर चुकते होते हैं तो अगली बात किसकी करनी पड़ती है? स्रोत की। ये तो करना ही है, हमेशा ही करना पड़ेगा। सोर्स भी तो बात करोगे तो ये हमेशा दोनों अटैच ही रहेंगे। जब मैं धारा की बात करूंगा तो फिर उसके तुरंत बाद में इसके स्रोत की भी बात करूंगा ही। तो जो स्रोत दिष्ट धारा प्रदान करते हैं उन स्रोतों के विद्युत वाहक बल को दिष्ट वोल्टता कहते हैं। जो भी इसे देता है, जो भी सोर्स होगा इसका, उसकी वोल्टता या उसका विद्युत वाहक बल दिष्ट वोल्टता के नाम से पुकारा जाएगा। क्योंकि समय के सापेक्ष दिशा अपरिवर्तित है, ये शर्त है। समय के सापेक्ष दिशा अपरिवर्तित है, तो फिर स्वाभाविक है जो स्रोत आप काम में लेंगे
उसकी ध्रुवता भी नियत रहेगी, फिक्स रहेगी। अब ध्रुवता यानी पोलैरिटी किस में फिक्स होती है? सेल में फिक्स होती है। लिख देते हो ना आप, तो फिक्स ही। बैटरी में भी पोलैरिटी फिक्स। बैटरी, एक से अधिक प्लेटों को बैटरी कहते हैं। तो जिनमें पोलैरिटी फिक्स है वो कौन सी धारा के स्रोत हुए? वह दिष्ट धारा के स्रोत हुए, जिनमें पोलैरिटी दर्शाई जाती है। सेल और बैटरी में हम ध्रुवता दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो इसका मतलब सेल और बैटरी दिष्ट धारा प्रदान करने वाले स्रोत हैं, जिनके विद्युत वाहक बल को हम डीसी वोल्टेज यानी दिष्ट वोल्टता कहेंगे। अब आप समझ जाओ कि आपने जहां जहां भी सेल, बैटरी का इस्तेमाल किया है वो सभी परिपथ डीसी परिपथ हैं, डीसी सर्किट हैं। जैसे देखो, आपने मीटर सेतु में सेल का इस्तेमाल किया है, व्हीट स्टोन में आपने सेल का इस्तेमाल किया है, आपने विभव मापी में सेल का उपयोग किया है, और भी छोटे मोटे सर्किट बनाए। तो जहां सेल का इस्तेमाल किया है वो सभी सर्किट क्या कहलाएंगे? डीसी सर्किट। हाँ, अब एक जगह ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन में आपने सेल का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि साइक्लोट्रॉन में भी वोल्टता आरोपित की थी, लेकिन वहां सेल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इसका मतलब सेल का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पर फिर कोई दूसरा सोर्स होगा, वो थी एसी। तो अपने आज तक पढ़े हुए सिलेबस में सारे सर्किट डीसी थे, जो भी अपन ने बनाए। मैंने आपको गिनाई दी है, मीटर सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, विभव मापी वगैरह सब डीसी सर्किट है। लेकिन साइक्लोट्रॉन एसी सर्किट है, क्योंकि वहां पर सेल नहीं लगा है। तो अब आज के बाद आप समझ जाएं कि जिस भी सर्किट में सेल लगा है वह डीसी सर्किट है। ये तो हिसाब हमारे पढ़े हुए वाले की बात है ना। लास्ट में एक अंतर भी दिखा देंगे डीसी और एसी का, है ना। क्योंकि मैंने आपसे एक बार कहा भी था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था धारा विद्युत की, मैंने कहा था धारा चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल में प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है। ये बात डीसी के लिए सत्य है, एसी के लिए नहीं। बताएंगे ना। चलो सब, अब अपन चैप्टर को चालू कर देते हैं। चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा है ना, यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है साहब, चैप्टर पे पहले नाम लिख ही दिया अपन ने। अब छोटे छोटे पदों में मैंने आपसे यही कहा था कि इस चैप्टर की यही खूबी है कि इसके छोटे छोटे पदों को शुरू से पकड़े। तो मैं भी यही चाहूंगा कि इसकी जो स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो हर छोटे छोटे पद को बहुत ढंग से समझा के चलूं, ताकि आगे हमें दिक्कत नहीं हो। ये चैप्टर आगे भी चलता, आगे का मतलब जैसे बायोलॉजी वाले बच्चों के तो ठीक है, फिजिक्स खत्म हो ही जाती है 12वीं के बाद, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो आगे बीटेक वगैरह करते हैं, उनके भी ये वाला चैप्टर आगे काम आता है ना। तो जो मैथ्स वाले बच्चे, उनके तो आगे भी ये चीज चलेगी। तो मैं इसी हिसाब से, क्योंकि 12th में तो अंक भार तो है ही सही, है ना। अब छोटी छोटी बातों से मैं आपको बात समझाने लगता हूं। प्रत्यावर्ती धारा, है ना। मैं स्टार लगा लगा के बताता जाता हूं कि हाँ भाई मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं। पहले तो मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं, है ना। सबसे पहले परिभाषा, ठीक है, हिंदी में लिख दूं ताकि अंग्रेजी में तो घसड़ पसड़ चल जाता है सब कुछ। परिभाषा, परिभाषा को ध्यान से सुनना, बहुत कुछ तो परिभाषा में मिल जाएगा आपको। वह धारा जिसकी दिशा तथा मान, परिमाण के दो आप,
समय के साथ आवर्ती रूप से, मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, यूं नहीं कि कैसे भी। तो ये बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि वह धारा जिसकी दिशा तथा मान समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, लेकिन आयाम नियत हो। ठीक है, मान भी चेंज हो रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है, लेकिन सिस्टमेटिक, आवर्ती रूप से, हर एक आवर्त काल में, तथा आयाम नियत हो। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्लियर सब? तो परिभाषा है, अभी ग्राफ भी बताएंगे, सब बताएंगे। अब बात आएगी वही स्रोत की। जो स्रोत इस धारा को, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रदान करते हैं, उनकी वोल्टता या उनके विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलेंगे या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं। इसमें क्योंकि धारा की दिशा निरंतर चेंज हो रही है, तो इसका जो स्रोत होता होगा, अज्यूम करें अपन, जो इस धारा को देने वाला होगा, उसकी पोलैरिटी भी आवर्ती रूप से चेंज होगी। यानी ये अभी पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एक को देख लें, दोनों को देख, जैसे अंगूठा है, इसी को देख लें, ये एक टर्मिनल है, मान लो एसी प्रदान करता है, अभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसकी पोलैरिटी लगातार चेंज होगी, तभी तो धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी, है ना? तो सब अंगूठे से समझाने से, परिभाषा देने से, ये तो अब आप समझ गए होंगे कि इस धारा व इस वोल्टता की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए परिभाषा को बड़ा फोकस करके आपको समझाया, और उसके स्रोत के बारे में भी इसीलिए इतना अंगूठे से, फिंगर से समझाया कि साहब पोलैरिटी कंटिन्यू चेंज हो रही होगी, इसका जो भी सोर्स होगा, जिसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता बोल रहे हैं। तो सब एसी की फ्रीक्वेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, है ना साहब? F कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर F बराबर 0 है तो फिर वो एसी नहीं है। ठीक है सर? अब प्रोडक्शन, हर छोटी छोटी बात की जाएगी साहब। इसके उत्पादन की बात करें, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक एक चीज कवर की जाए। इसके उत्पादन की बात करें, किससे पैदा होती होगी ये, तो सब दूर नहीं, अभी पिछले ही चैप्टर की बात है, मैं उसका छोटा सा सैंपल बना रहा हूं आपके सामने। पिछले ही चैप्टर में आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल रेखा है ना, एन से एस की तरफ। आपको अभी पिछले ही चैप्टर में बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली, है ना साहब? ये आपको ऐसे दिखाया था, ये अक्ष घूर्णन अक्ष, ये आयताकार कुंडली है ना? इस कुंडली को नियत कोणीय वेग से आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब घुमाते हो तो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी ई बराबर ई 0 साइन ओमेगा टी, और जो धारा प्रेरित होती है यानी आई बराबर एन ए बी ओमेगा
अपॉन आर साइन ओमेगा टी या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में आयताकार कुंडली को नियत कोणीय वेग से घुमाने पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है इससे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता इसको। और जो धारा प्रेरित होती है उससे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका मतलब इस धारा को प्रोड्यूस पैदा करना हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बाकायदा ग्राफ वगैरह सब हमने बनाया है। आप उस ग्राफ में V, I और फ्लक्स तीनों देखेंगे, हैं? तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज के 4 दिन पहले का ग्राफ होगा वो। 4 दिन पहले का लेक्चर देखना, उसमें एक ही ग्राफ में यानी T के सापेक्ष वोल्टता का भी परिवर्तन बता रखा है, धारा का भी बता रखा है और फ्लक्स का भी बता रखा है। ऐसा एक ग्राफ बनाया, वो अल्टरनेटिंग का ही ग्राफ है, यानी प्रत्यावर्ती का ही ग्राफ है। ठीक है सर, ये प्रोडक्शन की बात होगी कि साहब कैसे इसे पैदा करें। अब सब बात आती है रिप्रेजेंटेशन, है ना, यानी हर छोटी छोटी बात समझा ना सब, इसकी अभिव्यक्ति की बात आती है, दर्शाने की बात आती है। अब सब दर्शाना आप किसी से भी दर्शाएं, परिभाषा फॉलो होनी चाहिए। आपका दर्शाने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं, मैं छोटे छोटे में समझाता हूं। जैसे आप प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा को फॉलो करते हुए इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब समय व धारा के मध्य, देखो मान भी और धारा भी, दिशा चेंज हो रही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दिशा भी चेंज हो रही है, मान भी चेंज हो रहा है, आयाम भी नहीं आते। वर्गाकार तरंग एसी को दर्शाती है, एसी को रिप्रेजेंट करती है ना। इससे भी आप दर्शा सकते हो, अभिव्यक्ति करने की सोच रहे हो तो। बी, इसको व्यक्त करने का ये भी तरीका है, जो भी परिभाषा को संतुष्ट करेगा वो सब अभिव्यक्ति के तरीके कहलाएंगे। आप ये त्रिकोण तरंग भी ले सकते हो, ये भी आपके परिभाषा को फॉलो कर रही, यानी समय के सापेक्ष दिशा में आवर्ती रूप से परिवर्तन हो रहा है ना। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मान भी निरंतर चेंज हो रहा है और आयाम नियत है, ये भी परिभाषा को संतुष्ट करती है। तो त्रिकोण तरंग द्वारा भी आप प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर पढ़ा सकते हो, है ना। इसको पढ़ाने का ये भी तरीका हो सकता है, आप जटिल तरंग ले लो, वो भी परिभाषा को फॉलो कर रही। ये लो, ये कॉम्प्लिकेटेड जटिल तरंग है लेकिन परिभाषा को तो फॉलो कर रही है। समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, मान में भी परिवर्तन हो रहा है, आयाम भी नहीं आते, है ना। डी, इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसे जावक्रीय तरंग से पढ़ा दें। ये देखो आई और वी, है ना, ये तरंग कहलाती है जावक्रीय तरंग, है ना। अब देखो, आप बात को समझिएगा, अगर आप एक्सपर्ट हुआ होते, यानी 6ठी 7वीं से ही आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे होते, तो आपको 12वीं क्लास में एक्सपर्ट मान लिया जाता
उस स्थिति में तो आपको किसी से भी पढ़ाएं इस चैप्टर को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उसके इंट्रोडक्शन को पहले देख चुके हो, अगर पहले देखा है तो। लेकिन बच्चा 12वीं में आकर एसी का इंट्रोडक्शन पा रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को इन जटिल तरीकों से एसी पढ़ाना संभव नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहा हो उस बच्चे को एसी पढ़ानी चाहिए जा वक्रीय तरंग से, यानी साइनोसोडल वेव से पढ़ानी चाहिए। यह सब एसी पढ़ाने का सबसे सरलतम तरीका है, सिंपलेस्ट है ना। तो सब जो प्रथम बार पढ़ रहा होगा उसको इन जटिल तरीकों से पढ़ाने के बजाय इससे सरलतम रहेगा पढ़ाना, है ना। अभी हमने तो पढ़ी हुई है ना, तो हम ही एकाएक इनको टच नहीं कर पाएंगे। टच करने का मतलब नहीं है, व्यंजक चाहिए ना, वोल्टा किससे दर्शाओगे, धारा किससे ये तो ठीक है, फिगर तो कोई से भी उठा लो, क्या फर्क पड़ रहा। इतना आसान काम थोड़ी है। जो ग्राफ उठाओगे उसी के अनुसार तो वोल्टा और धारा दर्शाई जाएगी। ऐसे थोड़ी कि आप कोई सा भी ग्राफ उठा लोगे और कुछ भी वोल्टा और धारा लिख दोगे, ऐसे थोड़ी। तो जो अभिव्यक्ति में हम चूज कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वो चयन में यही तो लफड़ा है। लेने में तो ये 3 ABC भी ले लो आप, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं ले सकते ना, क्योंकि ग्राफ लेंगे तो ग्राफ क्या है, एक गणितीय संबंधों की अभिव्यक्ति को ग्राफ कहते हैं। जब y बराबर mx प्लस सी, इसका ग्राफ सरल रेखा होगा। तो y बराबर mx प्लस सी इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस इक्वेशन की जब आपने चित्रण किया तो वो चित्रण सरल रेखा के रूप में आया। तो ग्राफ क्या होता है, किसी समीकरण का चित्रण ही होता है ना। उल्टा बोले तो ग्राफ है तो समीकरण भी डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तो सब आप अगर ये ग्राफ चुन लेते हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टा किससे दर्शाओगे और प्रत्यावर्ती धारा किससे दर्शाओगे, तो जटिल गणितीय व्यंजक में आ जाएगा। और जब प्रत्यावर्ती वोल्टा और धारा को कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का यूज करके आप दर्शाओगे तो फिर आप उससे संबंधित बातों को कैसे समझा पाओगे, क्योंकि वो जटिल मैथमेटिक्स न तो 12वीं का बच्चा समझता है जो मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी वाला बच्चा तो वो समझता ही नहीं होगा, क्योंकि उसके तो 10वीं के बाद से ही मैथ से हट चुकी है। तो हम एक कॉमन देखेंगे ना कि कौन सा तरीका रहे जो सबसे सरल रहे। त्रिकोणमिति 10वीं तक सबने पढ़ी है, तो सब हम ऐसा ग्राफ लें जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा के व्यंजक त्रिकोणमिति के पदों में आते हों। तो सब वो ग्राफ यही है ना, जिसे ज्यावक्रीय ग्राफ कहते हैं। तो सब हमने फिक्स कर लिया कि बच्चे को एसी ग्राफ डी से पढ़ाएंगे। ये 0, ये T/2, ये T, ये 3/2T और ये 2T। 2 आवर्तकाल का तो बनाने की हालांकि जरूरत नहीं। ये T/4, ये 3T/4, ये आपके सवा हुआ तो 5/4T, ये 7/4T है ना। ये तो क्या टाइम लेगा। तो सब ये डिसीजन हो चुका अपने बीच में कि हम इस ज्यावक्रीय ग्राफ से बच्चों को ऐसी पढ़ाएंगे। जब आप इससे ऐसी पढ़ाओगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टा को क्या लिखोगे। अब अभी मैं सब समझाता हूं। सब मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको
हर चीज विवेकपूर्ण तरीके से और बेहतर से बेहतर समझाई जाए। जब आप इससे बच्चों को ऐसी पढ़ाओगे तो ये साइनोसुडल वेव है, जावक्रीय तरंग है, इससे जब ऐसी पढ़ाते हैं तो पूर्णता व धारा या तो साइन के पदों में लिखनी पड़ेगी या कोस के में। साइन और कोस का कॉमन ग्राफ है, यूं मानिए आप, साइन और कोस का कॉमन ग्राफ है। तो सब प्रत्यावर्ती वोल्टा और धारा को आपको साइन या कोस के पदों में दर्शाना पड़ेगा। ये रही सब। अब एक ही जगह में यहां पे लिख दूंगा V बराबर Na B ओमेगा साइन ओमेगा टी, और आप Na B ओमेगा को V0 लिख दो, जैसे मैंने वहां पर लिख रखा है। इसको शिखर मान कहते हैं। ये पीक वैल्यू होती है, अभी बता देंगे पीक वैल्यू क्यों कहते हैं। ये अधिकतम, ये है सब, ये V0 है ना, I0, ये I0, ये पीक वैल्यू कहलाती है, शिखर मान ग्राफ के नाम से है ना। तो सब प्रत्यावर्ती वोल्टा तो हम दर्शाएंगे इस समीकरण के द्वारा। अब पूरी बातों को ध्यान से सुनना अभी ना। और प्रत्यावर्ती धारा इसको दर्शाएंगे इस समीकरण द्वारा, है ना। यानी ये दर्शाई जाएगी I बराबर Na B ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी, या आप सिंपल कह दो I0 साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो सब मेरी बात को, एक एक बात को आप ध्यान से सुनो। कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जनरली होती है, लेकिन मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, चैप्टर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं इसको चलाता इस तरीके। तो एक तो मेरा क्या है, शुरू में स्लो चलाता हूं मैं, है ना, और हर छोटी छोटी चीज को मैं समझाता जाता हूं उसको, ताकि मेरा ये टेक्निक है। 2-3 लेक्चर बाद फिर स्पीड पकड़ लेता हूं मैं, तो आप मेरी स्टाइल में पढ़ो, पूरा समझ में आएगा ना। तो सब अब यूं समझो कि ये पहली बात तो ये पद कोस के पदों में भी हो सकते थे, जैसे V0 कोस ओमेगा टी भी लिख सकते हो आप, I0 कोस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि जावक्रीय तरंग का ग्राफ के रूप में आपने चयन किया या आपने चूज किया, तो वोल्टा और धारा साइन और कोस के पदों में ही होगी। क्लियर है, क्लियर है, साइन और कोस के पदों में ही होना है। क्लियर। जो हम पहले मैंने आपको बता ही देता है, प्रोडक्शन तो हम पहले पढ़ ही चुके, तो वही दिख दी मैंने, उसका ग्राफ वो का वही बना दी जो मैंने इस समय बनाया था, वही ग्राफ आप अभी देख रहे हो, है ना। तो पहली बात तो वोल्टा और धारा कोस के पदों में भी लिखी हो सकती है, ठीक है सर। दूसरी बात है ना, दूसरी बात आप यहां पे देखें, ये V0 है, ये I0 है, तो आप ध्यान रखें धारा का शिखर शीर्ष वोल्टा के शिखर से ग्राफ में छोटा दिखना चाहिए। जब आप दोनों के ग्राफ एक साथ बनाओ भी तो ठीक है, इतना कॉमन सा बना रहे, एक कॉमन सी चीज बना रहे, लेकिन मैं धारा और वोल्टा का ग्राफ बनाऊं तो ये ध्यान रखेंगे आप कि धारा का शिखर नीचे होना चाहिए, वोल्टा का शिखर ऊपर होना चाहिए। अभी तो दो कहां डाल रहे, इसमें तो एक ही डाला। अगर मान लो आप कहोगे कि धारा भी डालो, तो फिर वो धारा का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, उसका शिखर नीचे आएगा। ये समझ में आएगी बात। ये देखो, ये धारा का शिखर है, क्लियर। तो पीक वैल्यू वोल्टा की ज्यादा होती, धारा की कम होती। अब एक चीज अपने हिसाब से अपन, क्योंकि आपको तो मेरे साथ ही पढ़ना है ना, तो अपन एक चीज फिक्स कर लेते हैं। मैंने ये फिक्स कर लिया पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में वोल्टा को V0 साइन ओमेगा टी ही लिखूंगा, फिक्स कर दी मैंने।
तो आप अपने हिसाब से समझें कि मैंने इस चैप्टर के शुरू में ही ये फिक्स कर दिया कि मैं वोल्टा, मतलब जो भी परिवर्तन होंगे मैं धारा में दिखाऊंगा, वोल्टा में नहीं दिखाऊंगा। वोल्टा मैंने फिक्स कर दी, तो आप भी अपने दिमाग में बिठा लें कि मैं वोल्टा फिक्स कर चुका हूं। ठीक है, जो भी परिवर्तन होंगे वो धारा में दिखा देंगे। जब मैंने वोल्टा फिक्स कर ली तो आप समझ जाना कि मैंने ये वोल्टा का ग्राफ भी फिक्स कर दिया है। ये ग्राफ भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो साहब एक चीज अपन ने आपस में बातचीत करके निर्णय कर लिया कि साहब वोल्टा की ये समीकरण और वोल्टा का एक ग्रीन कलर का ग्राफ, ये दोनों फिक्स। ठीक है साहब, चलो छोटी छोटी बातें अपन चला रखी है अपन ने, उसी क्रम में चल रहे हैं अब अपन। अब आगे आ जाए बात, अगली बात। आप एसी पढ़ रहे हो, है ना, एसी पढ़ रहे हो, तो एसी सर्किट में क्योंकि उसमें धारा की कोई निश्चित दिशा होती नहीं है, इसे एसी सर्किट में कभी भी धारा की दिशा नहीं दर्शाते हैं। मैं भी आपके सामने बना दूंगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई धारा की दिशा निश्चित है ही नहीं। अपन ने परिभाषा में ही कहा है कि वह धारा जिसका मान व दिशा समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो साहब इसकी कोई दिशा नहीं दर्शाएंगे, सर्किट में भी नहीं दिखाना, है ना। अगली बात है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में स्रोत की जगह पर सेल बैटरी के स्थान पर ऐसा दिखाएंगे, ये दिखाएंगे स्रोत, है ना। इसके नीचे वो फिक्स कर ही दिया मैंने, V0 साइन ओमेगा टी। मैं दोनों बातें बता देता हूं। देखो ये तो है डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में आपका ये डीसी सोर्स है ना, बाकी रेजिस्टेंस लगाओ कुछ भी लगाओ, तो इसको तो कहेंगे अपन डीसी सर्किट। इसमें आपको धारा की दिशा दिखानी है, धन से चलेगी और ऋण पे आएगी। अब देखो यह है एसी सोर्स, इसमें आप ई लिखते थे, यहां पर विद्युत वाहक बल, यहां पर ई की जगह लिखेंगे आप V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर, सोर्स चेंज हो गया। अब प्रतिरोध तो यहां भी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कंपोनेंट है वो तो काम करेंगे अपना। ये है एसी सर्किट, है ना, इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे। तो एसी सर्किट और डीसी सर्किट के रिप्रेजेंटेशन में अंतर है ना। उसमें सोर्स सेल या बैटरी लग रहा है, इसमें सेल और बैटरी के बजाय ये V बराबर V0 सिंबल दिखा रखा है। आप ध्यान रखें साइक्लोट्रॉन में इसी का इस्तेमाल किया था, है ना। साइक्लोट्रॉन में जो ये सोर्स लगाया था वो यही था। आप उस चीज को दोबारा देखें, आप पीपीटी वगैरह पढ़ी होगी, बुक में देख लें, बुक में आपको नजर आ जाएगा कि अन्य जगह तो सोर्स अलग टाइप के लगाए जा रहे हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन में उसकी अभिव्यक्ति अलग तरह की है। ठीक है साहब, तो साइक्लोट्रॉन में ये वाला दिखाया था, वो डीसी सर्किट, उसमें धारा की दिशा दिखाई गई है, इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाई जाती क्योंकि धारा की दिशा उसमें पोलरिटी दिखाते हैं, उसमें पोलरिटी नहीं दिखाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। बाकी सब काम अपनी जगह जो है वो तो आपको समझाए जाएंगे। एक आज ही पहले लेक्चर में चैप्टर थोड़ी पूरा हो जाएगा, ये तो प्रस्तावनाएं चल रही, भूमिकाएं चल रही हैं। छोटी छोटी बातों में
अगली बात, एसी और डीसी के बोलचाल में फर्क है। डीसी में तो ठीक है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट का सेल है, ऐसा बोलते हैं आप, है ना। एसी में ऐसा नहीं चलेगा, एसी में नहीं चलता। एसी में आपको वोल्टता के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बोलनी पड़ती है, वरना पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है, आपने बोल दिया प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो ठीक है, फिर मेरे को पता पड़ गया ना कि प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ठीक है। तो सब अगर आप वोल्टता ही बोल दें, जैसे आपने बोल दिया 50 वोल्ट, अब 50 वोल्ट से क्या पता पड़ा, मैं तो डीसी समझूंगा। लेकिन आपने बोल दिया 50 वोल्ट 25 हर्ट्ज, फिर मैं समझ जाऊंगा, हर्ट्ज बोल दिया, फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ये डीसी तो नहीं है ना। तो सब एसी और डीसी के बोलचाल में फर्क है। उदाहरण के लिए हम भारत की बात करें, भारत में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एसी का उत्पादन करते हैं। ये भारत में अपने थर्मल, आरएपीपी वगैरह जो भी है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज एसी का उत्पादन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वहां के वोल्टेज कम है और ये कम है, ज्यादा न सोचें। अभी जब पढ़ाया जाएगा तो आपको जब पढ़ाएंगे तो इसके प्रभाव भी पता पड़ेंगे कि साहब आवृत्ति के प्रभाव क्या है, इनके भी प्रभाव पता पड़ेंगे। तो एसी में जब पढ़ेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि साहब अमेरिका का 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज का क्या मतलब है, भारत का 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है ना साहब। तो ये चीज तो टाइम बीइंग है, अभी चैप्टर खुला है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी बातें कंप्लीट होती जाएंगी, फिर सर्किट एनालिसिस आएगा तो सब आपके सामने और चीज बहुत डिटेल में लाई जा रही है। आप कंटिन्यू देख भी तो रहे हैं, हर लेक्चर में यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल डिटेल में दिया। हमें ऊपर जो हमारा क्या नाम से बॉस है, उसकी तरफ से यही आदेश है कि बच्चे को बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ाएं। हमारे सीएमडी ये कहते हैं कि आपको डिटेल में पढ़ाना है, फुल फ्लैश, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत कहीं आए नहीं, है ना साहब। तो सब बोलचाल में फर्क है। जब एसी बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बोलना चाहिए, है ना। उदाहरण दे दी मैंने। अब आ जाइए साहब कुछ परिभाषाएं, है ना। तो इंपॉर्टेंट लिख दूं और क्या करें, अब वही छोटे छोटे चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें ही चल रही हैं, कोई इसमें चेंज थोड़ी हुआ है। अब वो ठीक है, बच्चे को तो ब्रेक देना पड़ता है, हाँ भैया ब्रेक हो गया, अब कुछ परिभाषा है, चल तो वही रहा है कंटिन्यूशन। अब आ जाओ छोटी छोटी बातों में। पहली बात है ना, ताक्षणिक मान। हर चीज का मकसद है, हर चीज का अर्थ है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा के मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन सोचोगे तो बहुत बड़ी निकलेगी। देखो ये इसको क्यों फोकस कर रहा है ताक्षणिक मान को। आप देखो, इधर आओ, इस ग्राफ को चूज किया है आपने, क्योंकि अब तो देख ही चुके होंगे आप। ये देखो, ये वोल्टता की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव में अधिकतम होगी, फिर ये वैल्यू घटकर 0 भी हो गई, फिर ये वापस बढ़ना चालू हुई, लेकिन दिशा विपरीत है, ये विपरीत दिशा में फिर अधिकतम मान पर चली गई।
अधिकतम अधिकतम ही है, ये नहीं है कि यहां से आपको करंट नहीं लगेगा, वो अधिकतम है, दिशा विपरीत है। तो ये धनात्मक दिशा है और वो ऋणात्मक है तो वो भी अधिकतम। फिर साहब ये वापस इसका मान बढ़कर वापस 0 हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यार ये धारा को लिखूं कैसे मैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसका मान स्टेबल कहां है, स्थिर कहां है, तो लगातार बदल रहा है। अब जिसका मान लगातार बदल रहा हो उसका फिर लिखोगे क्या, क्या लिख रहे हो फिर? आप ग्राफ में बता रहे हो तो लगातार बदल रहा, तो फिर लिख क्या रहे हो? तो फिर साहब बात आती है कि हम जो लिख रहे हैं वो किसी क्षण मान है, अगले क्षण क्या हो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मेरे एक छोटी सी बात को समझना कि मान लीजिए मेरा एक मकान है ना, या मेरे पास एक कार है, कुछ भी कहीं से भी समझो आप, उस कार का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, अभी 12 बजे इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस में उनको भी समय नोट वगैरह साहब 12 बज के फला मिनट पर इसने इंश्योरेंस कराया, लिखते हैं इंश्योरेंस में, लिखते हैं प्लॉट मकान की रजिस्ट्री में भी टाइम लिखते हैं, हाँ साहब 12:04:55 पर, 5 सेकंड तो नहीं लिखते होंगे, मिनट तक तो लिखते, पर ये साहब इन्होंने कार का इंश्योरेंस करा लिया, क्लियर, इंश्योरेंस हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया इंश्योरेंस का। मान लो 1:30 बजे कार का एक्सीडेंट हो गया और कार बिल्कुल खत्म होगी, डैमेज होगी पूरी तरह से। अब बोलो, अगर इंश्योरेंस कंपनी कहे, क्योंकि 1 घंटे पहले ही कराया था मैंने इंश्योरेंस, या 1 घंटे छोड़ो आधा घंटे पहले ही कराया था, मान लो वो कंपनी के हम क्लेम नहीं देंगे, तो मैं उनको सर्टिफिकेट बताऊंगा ना कि तुमने, वो कहते भाई कार ही कहाँ है, वो तो खत्म है साहब, उसके तो अस्थि पंजर बिखर गए, तो मैं अपन सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना कि साहब आपने इसका इंश्योरेंस किया है 12 बजकर फला 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 पे। अब उसके बाद कुछ भी हो जिम्मेदार आप ही हो, उसके बाद कुछ भी हो, क्योंकि मैंने तो इतनी बजे इंश्योरेंस करा लिया। तो एग्जैक्टली आप जो मान व्यक्त करेंगे वो किसी क्षण है, अगले क्षण क्या हो, आपने मान लीजिए इस क्षण वोल्टता लिखी, आपने इस क्षण वोल्टता लिखी, अब अगले क्षण तो वो घट के 0 होगी, अगले क्षण क्या, उससे क्या मतलब, आपने तो इस मोमेंट पर लिखी ना, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, आपने तो इस मोमेंट पर लिखी वोल्टता, अगले क्षण कुछ भी, उससे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सब इसका मतलब जिसका मान यानी परिभाषा के लिए तो लगातार परिवर्तित होता है, तो सब उसका मान किसी क्षण पर दर्शाते हैं, और किसी क्षण स्मॉल टी पर दर्शाए गए मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। V = V0 sin ओमेगा टी, टी पे फोकस हो, वह धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये ताक्षणिक मान है, ये वोल्टता का ताक्षणिक मान है, ये धारा का ताक्षणिक मान है जो मैंने पीछे लिख दिया किसी क्षण टी। V0 और I0 ये शिखर मान है जो मैंने आपको दिखाए थे ग्राफ के शीर्ष को, है ना, या यूं कहते हैं वोल्टता के अधिकतम मान को, ये अधिकतम मान, और धारा के अधिकतम मान, है ना,
अधिकतम मान को ग्राफ में दिखाते हैं तो शिखर से दिखाते हैं। तो वोल्टा और धारा के इन अधिकतम मानों को, अधिकतम मान है ना, इनको हम ग्राफ के हिसाब से बोलते हैं शिखर मान। और जहां तक फाई की बात है, फाई कला कोण में अंतर है। ऊपर की कला देखेंगे ओमेगा टी है, नीचे देखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई है। तो फाई जो यहां पर है वो वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर है। हो भी सकता है, ये कलांतर जरूरी नहीं है हो, क्या पता जीरो ही हो। ये कलांतर हो भी सकता है और नहीं भी, इसका मान π/2 हो सकता है और भी कुछ हो सकता हो। तो मैं जस्ट है ना, तो वो जो भी हो, नहीं है तो मत लिखो, जीरो लिख दो, है ना। ये होगी सब ताक्षणिक मान, कि जो लगातार बदलता हो उसके दर्शाने वाले मान को केवल क्या कहेंगे, ताक्षणिक मान कहेंगे। अब आ गया जो सब औसत मान। एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू। बोर तो नहीं हो रहे ना आप, है ना, बोर मत हो ना, आराम से पढ़ा रहा हूं, मस्ती से ना, थोड़ा सा कंफर्ट होके पढ़ो। थ्योरी है तो मैं भी उसको इतना विवेकपूर्ण तरीके से ले रहा हूं, है ना। औसत मान परिभाषा तो इसकी कुछ समझ में देने की जरूरत है ही नहीं। औसत मान अपन कह रहे हैं तो एक चक्र में, है ना, एक चक्र में मतलब एक पूरा जो साइकिल होगा, तो एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टा या प्रत्यावर्ती धारा के मान का औसत, औसत मान कहलाता है। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टा व प्रत्यावर्ती धारा के मान के औसत को औसत मान कहते हैं। तो इसमें मतलब कहने का कोई नथिंग न्यू है ही नहीं, इसमें कुछ नया दर्शाना वाली कोई बात है ही नहीं। क्लियर होगी बात, है ना। अब देखो, क्योंकि आप तो एक चक्कर को देख चुके हो, एक चक्कर में से ये आधा चक्कर और ये दूसरा आधा चक्कर, ये प्रथम आधा और ये दूसरा आधा, क्लियर। तो सब आप इस एक चक्कर को देख चुके हो। इस एक चक्कर में एक तो प्रथम आधा है और दूसरा भी द्वितीय आधा है, क्लियर। अब सब इन दो हाफ में प्रथम हाफ तो धनात्मक है, ये सब पॉजिटिव फर्स्ट हाफ, है ना, और जो सेकंड हाफ है वो नेगेटिव है। ऐसे समझो आप, फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है और सेकंड हाफ नेगेटिव है। तो स्वाभाविक है एक कंप्लीट हाफ में या एक कंप्लीट चक्र में औसत क्या होगा, शून्य होगा। तो औसत मान तो हमें ऐसे ही पता पड़ रहा है कि इसका एक चक्कर में औसत 0 होगा, है ना। तो एक चक्कर में औसत 0 है, ये ऐसे ही पता पड़ रहा है क्योंकि जो प्रथम हाफ में पॉजिटिव और सेकंड हाफ में नेगेटिव। इसको मैथमेटिकली अपन दिखा देते हैं, चेक कर, है ना। तो सब एक चक्र में वोल्टा का औसत ऐसे दर्शा देते, ये एक चक्र में वोल्टा का औसत, तो 0 से कैपिटल T वोल्टा के सभी मान जोड़ दो और आपने 0 से T तक जोड़े
उतने ही समय का आप भाग दे दो। क्लियर? तो सब एक चक्र में वोल्टता का औसत, ये V0/T तो बाहर आ गया। अब आपके पास बचता है 0 से T sin ω/t dt, यानी V0/T, इसका समाकलन करें तो माइनस cos ω/t अपॉन ओमेगा, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा कैपिटल T, यानी ये माइनस बाहर निकाल दो, V0 T ओमेगा, है ना। अब ये भी बाहर निकल चुका है, ये माइनस भी बाहर निकल चुका है। cos ω/t उच्च सीमा रखेंगे, ओमेगा का मतलब 2π/T, उच्च सीमा स्मॉल t की जगह, माइनस निम्न सीमा स्मॉल t की जगह तो कुछ भी रखो तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होने के बाद, यानी माइनस V0/T ओमेगा, इधर देखें अपन cos 2π 1 cos 0 1। तो सब एक चक्र में औसत मान कितना आया? 0। दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार धारा की एक चक्र में औसत को भी आप क्या लिख देंगे? 0। एक करो, बस एक को कैलकुलेट करो, दूसरा इसी प्रकार लिख दो डायरेक्ट, है ना साहब। अब सब औसत मान 0 है, तो यहां पर अब ये समझ लो कि जैसे मान लो हमने 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को गैल्वेनोमीटर में डाल दिया, क्लियर? तो एक सेकंड में जो गैल्वेनोमीटर की कोइल होगी या सुई होगी, वो एक सेकंड में 50 बार क्लॉकवाइज और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज बलागुण अनुभव करेगी, यानी परिणामी बलागुण 0 है। और एक सेकंड में इतनी तेजी से बलागुण अनुभव करेगी तो सुई का अपना जड़त्व है, सुई अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, सुई अपनी जगह ही स्थिर बनी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि डीसी वाले वोल्ट मीटर और अमीटर से एसी का मापन करना संभव नहीं है, क्योंकि एसी का जब आप मापन करने निकलोगे तो स्वाभाविक रूप से एक चक्र में वो आधे समय धनात्मक और आधे टाइम में ऋणात्मक, यानी 50 हर्ट्ज है तो 50 बार धनात्मक होगी और 50 बार ऋणात्मक होगी, है ना साहब। तो सब डीसी वाले वोल्ट मीटर और मीटर से एसी का मापन संभव नहीं है, क्लियर साहब। इसका मतलब उसके लिए वोल्ट मीटर मीटर अलग बनाने पड़ेंगे। और भी औसत मान में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, शुरू में 1-2 टॉपिक ऐसे कंटिन्यू रहेंगे अगले एपिसोड तक, तो इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगा और इसमें होने वाली अन्य कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा, है ना, कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस और पॉसिबल है ना साहब। तो सब अब आज इतना ही, बाकी फिर अपन इसको टॉपिक को कंटिन्यू, ये काम तो हो चुका है ना, लेकिन अब इसकी जो विशेष चीजें हैं वो अगले में बताएंगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।